Hello everyone, this is CA Keval Mota. I hope you are doing great and all the very best for your preparations of the exams. Okay, so today we are here for in-depth revision of indirect taxes. Okay, as you know that in last attempt also I have released the revision series, and this attempt also I am going to release this revision series. Okay, this series would be amended for this attempt, that is November 2021, December 2021 attempt. Okay. So first of all, I would like to answer one common question, or we can say one common query asked by many of the students. What is that query? The query is, Sir, shall I watch this lecture? Would I be able to understand the concept? How much coverage have you done in these lectures? See, first of all, I want to answer that 100% coverage is done. Okay, पूरा का पूरा यहाँ पर कवर किया गया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लेक्चर्स कौन देख सकता है, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आप उन कैटेगरी में फिट होते हो तो आपको ये लेक्चर्स देखने ही चाहिए। कैटेगरी नंबर वन, कैटेगरी नंबर वन, ऑलरेडी वर्किंग इन ऑफिस। ऑलरेडी वर्किंग इन ऑफिस मतलब आपने ऑफिस में, दैट इज आपका आर्टिकलशिप के टेन्योर में ऑलरेडी जीएसटी में काम कर चुके हैं आप लोग। ठीक है, जीएसटी में अगर आपने काम किया है तो आपको ये सारे कंसेप्ट एकदम इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, इफ यू हैव ऑलरेडी हर्ड ऑफ जीएसटी, आपको मालूम है कि जीएसटीआर 3B क्या है, 1 क्या है, आउटवर्ड सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, आपने ऑलरेडी सब कुछ काम किया हुआ है। सिर्फ आपको सीए फाइनल के स्टडी पर्सपेक्टिव अप करना है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग होगा जरूर, ऑफिस के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा डिटेल में सीखने मिलेगा, बट यू आर द पर्सन who will be able to grasp these concepts very quickly. Okay, so I would suggest those persons should watch. एंड मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने जीएसटी में काम किया ऑफिस में, वो तो सिर्फ ये वीडियोस देखो, मेन बुक पढ़ लो, आपका जीएसटी पूरा हो जाएगा, कहीं पर भी क्लास लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको। ओके, नॉट इवन टू मी, नॉट इवन टू एनी अदर प्रोफेसर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसेप्ट टू कंसेप्ट। अगर आपने जीएसटी में कुछ खाली प्लस माइनस का काम किया है तो आपको देखना भी पड़ सकता है मेन लेक्चर। ओके, अगर आपने पढ़कर काम किया है, ठीक है, एक्ट पढ़ के काम किया है पूरा अच्छे से, देन इट कैन बी सेड दैट आप लोग ये लेक्चर्स देखकर भी अपना काम चला सकते हो। However, if you have time, you can go for lectures. There is no hard and fast rule कि आपको यही देखना है। ठीक है, it is just my opinion. Second category of students who gave their attempt earlier, मतलब उन्होंने पिछली बार अपना अटेम्प्ट दिया है, उनका आईडीटी पर टच है, पर सिर्फ थोड़े कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है एंड प्रैक्टिस करना है। ओके, सो ऐसे लोग इस लेक्चर्स को देखें, उनको यहाँ पर सारे के सारे कंसेप्ट्स को लॉजिकल वे में सोचने का मौका मिलेगा। ओके, सो इट इज एडवाइजेबल टू देम ऑल्सो फॉर रिविजन पर्पस। ऑब्वियसली मेन के लिए तो कोई टाइम इन्वेस्ट करेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार अटेम्प्ट दिया है, तब ऑलरेडी उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, जो लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, एंड उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कभी सुना ही नहीं, दे आर वर्किंग इन ऑडिट फील्ड और डायरेक्ट टैक्स फील्ड, कुछ अलग फील्ड में काम कर रहे थे। अभी सीए फाइनल में इनडायरेक्ट टैक्स में हमको पढ़ना है। ओके, सो क्या वो लोग देख सकते हैं? सो आंसर इज, अगर कोचिंग हो चुका है आपका तो आप देखो इसको। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपका कोचिंग नहीं हुआ है एंड यू बिलीव फर्मली इन सेल्फ स्टडी, अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? मेन बुक है आपके पास, बरोबर है, आप मेन बुक को रीड करो एंड साथ में ये लेक्चर्स भी एक बार देखो। ठीक है, ये लेक्चर्स इसके लिए नहीं देखना है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, आपको ये लेक्चर्स उसके लिए देखना है कि आपको चैप्टर का फ्लो समझे, इन विच फ्लो यू हैव टू गो, इन विच प्रोविजन यू हैव टू डू इंटरलिंकिंग, आपको इंटरलिंकिंग कैसे करनी है ये आपको सिखाया जाएगा यहाँ पर। ओके, so it would be very much helpful for you also. Clear? Okay, so now let us start the GST revision lectures. The first topic for discussion is GST and introduction and its constitutional provision. This is the first topic. एकदम बेस टॉपिक से चालू कर रहे हैं अपन। चलो, now there are 12 points written on your screen. 12 पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखे हैं स्क्रीन पर। अगर हम इन 12 पॉइंट्स को कर लेते हैं, if we tackle these 12 points,
देन ट्रस्ट मी, आपको ये चैप्टर का ग्रिप इतना जोरदार आ जाएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यू विल बी able to solve all the questions if you cover these 12 points. Okay, so let us begin. The first topic, first point, what is the meaning of tax? Tax का meaning क्या होता है? Tax means a compulsory contribution by an individual to the state for service and use of state. Means मैं इंडिया में रहता हूँ, ओके, मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया का नेचुरल रिसोर्सेस मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं इंडिया के जो भी रिसोर्सेस है, जो भी यूटिलिटीज है, जो भी एमिनिटीज है, उन सबको मैं एंजॉय कर रहा हूँ. So it is my responsibility to pay tax. ठीक है? It is my responsibility to pay tax. So this is a compulsory contribution. It is not an optional contribution. Clear है? Optional contribution नहीं है ये. Next, why tax? Why tax? Why government collects tax from us? Government हमसे tax क्यों collect करता है? So answer is very simple. Government provides you various facilities. Government अपने को काफी सारा facilities provide करता है. ठीक है ना? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ठीक है, फिर रोड का जो भी डेवलपमेंट, देन बिलो पॉवर्टी लाइन का डेवलपमेंट करता है गवर्नमेंट, एंड मेनी अदर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट्स आर अंडरटेकिंग. ओके, सो गवर्नमेंट नीड्स मनी फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटीज. ओके, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? इज गवर्नमेंट गोइंग फॉर जॉब फॉर अर्निंग? नहीं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है टैक्स. ओके, टैक्स इज वन ऑफ द रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट. When government collects revenue in form of tax, it would be able to spend for the betterment of nation. Okay, so this is the purpose of collection of taxes. Now let us understand what are the types of taxes. Tax के types क्या क्या है? So basically, broadly speaking, there are two types of taxes: direct tax and indirect tax. ठीक है, direct tax and indirect tax. You have already studied direct tax in your CA Inter और IPCC. इनडायरेक्ट टैक्स भी आपने पढ़ा हुआ है, पर हो सकता है कि आप सर्विस टैक्स के टाइम से हो तो सर्विस टैक्स पढ़ा होगा, जीएसटी नहीं पढ़ा होगा, बट यस, इनडायरेक्ट टैक्स तो पढ़ा हुआ ही है. ओके, सो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस: डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, हियर ऑन द स्क्रीन आई एम ड्राइंग, writing basically direct tax, indirect tax. First point of differentiation, the first and foremost point of differentiation is डायरेक्ट टैक्स के संदर्भ में अगर कहूँ तो डायरेक्ट टैक्स में एंड इंसिडेंस impact and incidence is on same person. Impact and incidence on single person. What is the meaning of this? So इसका meaning क्या है? Impact and incidence is on single person means जो person पैसा earn करेगा वही person टैक्स का पेमेंट करेगा. ठीक है, there is no other person. अगर मैंने इस लेक्चर से earn किया, I am going to pay to the government. मेरे मेरे बिहाफ पे कोई और पे नहीं करेगा. क्लियर है? बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इम्पैक्ट इज ऑन सम अनदर पर्सन, इम्पैक्ट किसी और पे है, एंड इंसिडेंस किसी और पे. अगर इम्पैक्ट एक्स पे है तो इंसिडेंस वाई पे. क्लियर? दिस इज द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, इम्पैक्ट किसी और पे, इंसिडेंस किसी और पे. लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट थ्रू एन एग्जांपल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन इनकम्स एंड प्रॉफिट्स. ठीक है, ये इनकम्स पर लगने वाला है, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स पर लगने वाला टैक्स है. मतलब इनकम कमाया टैक्स भरो, प्रॉफिट कमाया टैक्स भरो. क्लियर? हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ठीक है, गुड्स और सर्विस बोलो इसको सिर्फ. गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगने वाले टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, क्लियर? अब इसमें होता क्या है? गवर्नमेंट को इस केस में कंजम्पशन के ऊपर पैसा चाहिए. ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर्स है, हम और आप जो कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग हैं यहाँ पर. ठीक है, एंड बीच में एक इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरीज कहते हैं हम इसको. ठीक है, एग्जैक्ट लॉ के सेंस में इंटरमीडियरी को डिफाइन मत कर लेना. लॉ में, जीएसटी लॉ में इंटरमीडियरी मींस एजेंट, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल टर्म्स की बात कर रहा हूँ.
सो बीच में एक सप्लायर है, ओके। अब गवर्नमेंट क्या कहता है कि मेरे को कंज्यूमर से टैक्स चाहिए। सो कैन गवर्नमेंट गो टू ईच एंड एवरी कंज्यूमर फॉर कलेक्टिंग टैक्स? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इट वुड बी हेडेक फॉर गवर्नमेंट। क्यों? 130 करोड़ का जनता है, ठीक है, सबके पास जाएंगे तो टाइम कहाँ बचेगा, ठीक है। और इसमें से कितने लोग चोर निकले तो कस्टमर्स को, दैट इज कंज्यूमर को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करना पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंगली व्हाट गवर्नमेंट हैज डिड, गवर्नमेंट हैज शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ, मीन सप्लायर को दिया हुआ है पावर कि भाई तुम कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करो, हमको पहुंचाओ, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स इज शोल्डर्ड अपॉन सप्लायर। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर कंज्यूमर को कोई आइटम 8 रुपए में बेचता था, कितने में? 8 रुपीज में। देन गवर्नमेंट टोल्ड कि भाई तुम 8 रुपए में मत बेचो, तुम 10 में बेचो, 2 रुपया मेरी तरफ से टैक्स भी कलेक्ट कर लेना, ठीक है। सो टोटल supplier would collect 10 rupees, and out of that 10 he will keep with him 8 rupees. He will pay 2 rupees to the government, ठीक है। 2 रुपया वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, क्लियर? he will deposit 2 rupees to the government, ओके, डन। अब यहाँ पर जब वो पे करेगा गवर्नमेंट को, एट दैट टाइम इनपुट टैक्स क्रेडिट वुड आल्सो बी अवेलेबल टू द सप्लायर। दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन, नॉट टू indulge ourselves in discussing that ITC part over here, okay. The second point of differentiation, the second point of differentiation is direct tax is a regressive in nature, sorry, progressive in nature. Direct tax is a progressive in nature. Direct tax is a progressive in nature. प्रोग्रेसिव का क्या मीनिंग होता है? प्रोग्रेसिव मतलब कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टैक्सेस बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है या तो 5 लाख से कम है तो रिबेट मिला के आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, यू नो दैट, ओके। सो अगर आपका इनकम कम होता है तो आपको डायरेक्ट टैक्स भरना नहीं पड़ता। हाउएवर इफ योर इनकम इज मोर, देन यू हैव टू पे डायरेक्ट टैक्स मोर, ओके। ये डायरेक्ट टैक्स का एक फीचर है। हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्स इज सेम फॉर ऑल, सबके लिए सेम है। इज कॉल्ड एज रिग्रेसिव इन नेचर। क्या कहते हैं इसको? रिग्रेसिव इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेसिव? रिग्रेसिव मतलब कि भाई आप अमीर हो चाहे गरीब हो, आप कुछ भी हो, आपको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा, ओके। अगर फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल खरीदता हूँ, ओके, तो मुझे भी जीएसटी जो भी मोबाइल पर है वो पे करना पड़ेगा मेरे सप्लायर को, ठीक है। अगर कोई अमीर इंसान भी खरीद रहा है, जैसे अंबानी खरीद रहा है, तो अंबानी को भी उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैनॉट से दैट सिंस यू हैव मोर इनकम पे मोर इनडायरेक्ट टैक्स, नहीं। द लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज डिपेंडेंट अपॉन गुड्स है कि सर्विस है, एंड गुड्स है तो उसका कुछ रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो गुड्स के हिसाब से वेरी करता है, सर्विस के हिसाब से वेरी करता है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ कंज्यूमर, ओके। हाउएवर डायरेक्ट टैक्स वेरीज ऑन द नेचर ऑफ इनकम अर्नड बाय दैट कंज्यूमर, क्लियर है, डन। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट टैक्स हैज अ लोअर टैक्स बेस। लोअर टैक्स बेस, लोअर टैक्स बेस का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स से कम रेवेन्यू मिलता है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। वाई सो? कमाने वाले कम है, खाने वाले ज्यादा है, ठीक है। कंज्यूमर्स आर मोर एंड इनकम अर्नर्स आर लेस। तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू कम मिलता है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर? तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग को, वाइडर टैक्स बेस। पॉइंट नंबर 4 ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है। डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, whereas indirect tax is levied on goods or services, clear है? पॉइंट नंबर 5, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स, एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज जीएसटी, कस्टम्स, ठीक है। ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स है इनडायरेक्ट टैक्स का। सो हियर वी completed with the difference between direct tax and indirect tax and the types of taxes in India, clear है? Okay, now let us go to the point number 4. Okay,
So now we are moving on to the point number 4 of our discussion. ठीक है, आपको टाइप ऑफ टैक्सेस क्लियर हो चुका है, व्हाट इज टैक्स क्लियर हुआ, वाई टैक्स क्लियर हो गया, 3 पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज चेन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. नाउ आई एम ओपनिंग द चार्ट बुक. आप चार्ट बुक ओपन कर लीजिए. अब चार्ट बुक में अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक में ही देयर इज वन चेन गिवन. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द चेन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के कॉन्सेप्ट से वाकिफ करवा दूंगा, ठीक है ना. सो देर आर बेसिकली यहाँ पर 4 पार्टीज दी हुई है मैंने, ठीक है. देर आर 4 पार्टीज. यहाँ पर 4 पार्टीज में रख रहा हूँ: मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, retailer and consumer. These are the 4 person over here. Now indirect टैक्स का चेन कैसे चलता है कि जो भी टैक्स है वो आपको आपके आगे वाले कस्टमर से, दैट इज रिसिपिएंट से कलेक्ट करना है एंड गवर्नमेंट को पे करना है. ओके, एंड जो आपने पीछे पे किया था अपने सप्लायर को, वो आपको माइनस करने मिलेगा while paying your tax liability. So here if we can say A is the manufacturer. Okay, A ने कुछ गुड्स 100 रुपए में बनाए. कितने में बनाए? 100 रुपए में. उसने अपना प्रॉफिट 10 रुपीज ऐड किया, अपना प्रॉफिट 10 रुपए ऐड किया. टोटल वैल्यू कितनी बन गई? 110. अब गवर्नमेंट बोलता है कि भाई मुझे 110 के ऊपर टैक्स चाहिए. तो मैंने क्या कहा, ठीक है सर, मैं बी से कलेक्ट करके आपको देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने इनवॉइस में 110 रुपए में 12% जीएसटी दूंगा. ठीक है, एग्जाम्पल है 12% जीएसटी यहाँ पर ऐड करूंगा. सो टोटल इनवॉइस वैल्यू विल बिकम 123.2. ओके, 123.2 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ इनवॉइस, टोटल इनवॉइस वैल्यू. अब यहाँ पर जीएसटी कितना पे करना है मुझे? 13.2. 13.2 जो है वो रिसिपिएंट से मैं कलेक्ट करूंगा एंड देन ही पे करूंगा. मैं अपने जेब से 1 रुपया भी नहीं दूंगा. क्लियर है क्या? ओके. इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये फर्स्ट स्टेज डीलर है, तो यहाँ पर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को 0 पकड़ के चल रहे हैं. तो गवर्नमेंट को कितना दिया ए ने? 13.2. क्लियर. नाउ वन क्वेश्चन टू यू, हाउ मच इज द कॉस्ट फॉर बी एंड हाउ मच इज द पेमेंट मेड बाय बी? ठीक है, कॉस्ट कितना है एंड पेमेंट कितना है? द आंसर कैन बी द कॉस्ट इज 110. कॉस्ट इज 110. व्हाई? बिकॉज 123.2 जो उसने पे किया है, ठीक है, 123.2 जो उसने पे किया है, इसमें से पूरा का पूरा कॉस्ट नहीं है. ठीक है, कॉस्ट 110 ही है. क्यों? क्योंकि जो बी ने ए को पे किया है, वो बी को एक क्रेडिट के तौर पर मिलेगा, उसको हम सेट ऑफ बोलते हैं. इट मीन्स इट इज अ करंट असेट फॉर बी. आगे जाके जब बी अपना लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा, ही विल रेड्यूस व्हाट ही हैड पेड टू ए. ओके, इस एग्जांपल को समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. जो 110 रुपीज में उसने खरीदी की, ठीक है, कॉस्ट इज 110. ही विल एड हिज ओन प्रॉफिट. ठीक है, 10% प्रॉफिट है उसका, ऐड कर लिया. टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर बी कितना हुआ? 121 में उसको बेचना है. पर गवर्नमेंट बोलता है भाई टैक्स लगाओ इस पे, 121 पे टैक्स लगाओ. ठीक है, ऑलरेडी गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स लगा चुकी है 110 पर, अब वापस से 121 पे लगा रही है. ठीक है, आगे देखना मजा आएगा. 121 पे टैक्स लगाने बोला, बी ने बोला ठीक है सर लगा दिया. तो यस, आई विल पे यू 14.52. आई विल पे यू 14.52. ओके, तो टैक्स कितना भरना है मुझे बताओ? 14.52. However, however, whatever I have paid to my supplier, my purchasing party, ठीक है, उसको जितना भी मैंने पे किया है उसको मेरे को इधर माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है क्या? तो जितना भी आंसर आएगा वो मैं पे करूंगा. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 1.32. 1.32 बी विल बी पेइंग टू गवर्नमेंट. क्लियर. अब मैं यहाँ पर अगर एक बात कहूँ तो गलत नहीं रहूंगा. जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स. जीएसटी इज ऑल्सो अ वैल्यू एडेड टैक्स. कैसे? कैसे? अब यहाँ से यहाँ पर हम जब पहुंच रहे हैं तब वैल्यू कितनी ऐड हो रही है वो मुझे बताओ. हाउ मच वैल्यू इट हैज बीन एडेड? कैन आई से 11 रुपीज. 110 से 121 में जा रहे हो ना अभी? 121 था अभी, 110 था, 121 हो रहा है, तो मीन्स टोटल वैल्यू एडिशन इज ऑफ रुपीज 11. ओके, तो इफ यू डू 11 इंटू 12%,
the answer would still be 1.32. It means we can say that GST is a value added tax. Clear? अब आगे चलते हैं. अब मुझे तुम लोग बताओ, सी के लिए कॉस्ट कितना हुआ एंड सी के लिए पेमेंट कितना करना पड़ेगा, बोलो बताओ. सी के लिए कॉस्ट रहेगा जो ए का टैक्सेबल वैल्यू है. क्लियर? सो 121 वुड बी द कॉस्ट फॉर सी. हाउएवर पेमेंट उसने कितना किया रहेगा? 135.52. क्यों? क्योंकि जीएसटी जो बी ने लगाया वो सी को ही पे करना है. ठीक है, बर्डन विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट पार्टी. ओके, तो 121 यहाँ पर सी के लिए कॉस्ट है. उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन 12 रुपए जोड़ दिया. टोटल कम्स टू 133.1. 133.1 हुआ. अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको कहा कि सर 133.1 पर जीएसटी लगाओ. उसने कहा ओके सर, आई विल पे यू 133.1 पे जीएसटी. हाउएवर जो भी जीएसटी मैंने मेरे सप्लायर को पे किया, दैट इज बी को, दैट आई विल रेड्यूस, एंड जितना भी आपको बनता है नेट वो मैं पे करूंगा. क्लियर है क्या? क्योंकि 14.52 आपको ऑलरेडी 121 पर मिल चुका है. अब मुझसे आप कितना लो? 12 पे लो. ठीक है, तो 12 पे जो टैक्स है वो यही होगा. क्लियर? 12.1 इंटू 12%. आंसर वुड बी 1.4520. यू कैन क्रॉस चेक. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इनडायरेक्ट टैक्स चेन, दैट इज कंज्यूमर. ठीक है, कंज्यूमर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चेन. अब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बात करें तो कंज्यूमर के लिए पूरा का पूरा कॉस्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके. कंज्यूमर को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता, कोई भी सेट ऑफ नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर इज नॉट गोइंग टू सेल इट इन फ्यूचर. कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम्स द गुड्स. ठीक है, वो क्या करने वाला है? खुद ही गुड्स को कंज्यूम करेगा. तो यहाँ पर जितना भी जीएसटी सी ने उसको चार्ज किया, दैट इज 15.972, दैट विल बिकम हिज कॉस्ट. क्लियर? तो टोटल जीएसटी कितना हुआ उसके लिए कॉस्ट? डी के लिए टोटल जीएसटी कितना कॉस्ट है? टोटल जीएसटी हाउ मच इज द कॉस्ट? कम ऑन. जितना उसने सी को पे किया पूरा कॉस्ट हुआ, तो 15.972 is the GST paid by D. That is the cost. That is GST का कॉस्ट. ठीक है, अब गवर्नमेंट को ये 15.972 इनडायरेक्टली दिया डी ने. ठीक है, इनडायरेक्टली बेयर किसने किया? कस्टमर ने, कंज्यूमर ने. हाउएवर गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचा है वो? गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचा? कम ऑन, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. ए ने गवर्नमेंट को इस 15.972 में से 13.2 दिया. ठीक है, नेक्स्ट कैन आई से बी ने 1.32 दिया. कैन आई से सी ने 1.4520 दिया. ठीक है, अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे तो आपको एट द एंड 15.972 आएगा जो डी ने सी को दिया. क्लियर? इन शॉर्ट गवर्नमेंट तक ये तीन स्टेज में पहुंचा. मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर 13.2, देन होलसेल के स्टेज पर 1.32, रिटेल के स्टेज पर 1.4520. So adding this all, we will get what consumer has borne the burden of GST. I hope this is clear. This is the credit chain mechanism. This is the chain of indirect tax. Okay. Now switching the screen to the whiteboard. Okay. We have learned the chain of indirect taxes. अब हमने chain of indirect taxes पढ़ लिया है. We are now very much clear with the concept. Concept क्या है? आगे वाले को burden pass on करो. ठीक है, कस्टमर तक जाएगा ये बर्डन, कंज्यूमर तक, एंड कंज्यूमर तक. जो भी पर्सन जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा वो पहले ये चेक करेगा कि उसने अपने सप्लायर को कितना पे किया. जितना भी पे किया उसको वहां से उसको माइनस करने मिल जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, so here we have done chain of indirect taxes. Now we are going to basically understand the type of taxes which are levied at this stage. यहाँ पर तो हमने देखा था जब भी हम सीख रहे थे चेन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी जीएसटी ऐड करते जा रहा है. ठीक है, तो जीएसटी तो अभी आया है 1 जुलाई 2017 से, बट जीएसटी के पहले भी कुछ तो टैक्स होंगे. ठीक है, so now we are going to understand what were the taxes in pre GST regime. So if we talk about pre GST regime, there were multiple taxes levied at a multiple point of time. ठीक है, काफी सारे टैक्सेस थे जो मल्टीपल टाइम्स पर लगते थे. ओके, so what were those taxes? The first one being excise duty.
ठीक है। एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी? मैन्युफैक्चरिंग पर। इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स देन यू आर लायबल टू पे एक्साइज ड्यूटी। क्लियर? नेक्स्ट, कस्टम्स ड्यूटी अभी भी लगती है, ठीक है, पहले भी थी, अभी भी है। हाउएवर देयर हैज बीन सर्टेन चेंजेस इन द लेवी ऑफ दैट टैक्सेस। कस्टम ड्यूटी में काफी सारे टाइप होते हैं, ठीक है, बीसीडी, अभी एसीडी के अंदर काफी सारे होते हैं, ठीक है। सो इफ यू कैन से कस्टम ड्यूटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बीसीडी एंड एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स में, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। हम बीसीडी जो था वो पहले भी लगता था, आज के तारीख पे भी है। क्लियर है क्या? एक्साइज ड्यूटी पहले था, आज नहीं है। ओके। हाउएवर ऑन फ्यू प्रोडक्ट्स दैट इज लीकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर अभी भी स्टेट एक्साइज आपको देखने मिलेगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, वुड बी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। इफ यू आर एंगेज्ड इन सेल ऑफ गुड्स, अगर आप सेल ऑफ गुड्स करते हैं तो आपको वैट या तो सीएसटी पे करना पड़ता है। वैट इज फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन एंड सीएसटी इज फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। ओके, तो यहाँ पर मैं एक रफली लिख देता हूँ सारे। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पे लगेगा। ओके। एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ओके। वैट, लगेगा सेल ऑफ गुड्स पर, सेल ऑफ गुड्स पर। ओके। अभी अगर इंट्रा हुआ, दैट इज इंट्रा स्टेट, तो यहाँ पर वैट लगने वाला है। अगर सीएसटी की हम बात करें तो इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर वैट, सॉरी, सीएसटी लगता है, ठीक है। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर सीएसटी लगेगा, सेल ऑफ गुड्स पर। ये मैं प्री जीएसटी की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। जीएसटी आने के पहले ये सब था। जीएसटी आने के बाद सब कुछ सबस्यूम हो चुका है, मतलब जो भी जूनियर टैक्सेस थे वो सारे क्लब हो गए जीएसटी के अंदर। However, there are few taxes which are not subsumed in GST. We are going to learn it in very soon time. Okay, अभी के अभी हम पढ़ेंगे उसको। नेक्स्ट, सर्विस। अगर आपने सर्विस दिया, ठीक है, इफ यू हैव प्रोवाइडेड सर्विस, फॉर एग्जांपल आई एम प्रोवाइडिंग लेक्चर सर्विसेज, ठीक है, प्रोफेशनल सर्विसेज। सो इन दिस केस मुझे सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था। क्या पे करना पड़ता था? सर्विस टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। ओके, सो दिस वेर द टैक्सेस which were levied before GST was introduced. एडिशनल कस्टम ड्यूटी एसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी। क्लियर है? ओके। एंड बाकी सारे टैक्सेस तो नॉर्मल है एकदम, लिख देता हूँ यहाँ पर। एंटरटेनमेंट टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स। ओके, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एंटरटेनमेंट टैक्स इज लेविड एट टू स्टेजेस, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी कलेक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पावर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन रिस्पेक्टिव एक्ट। लोकल अथॉरिटीज और स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट, टाइप ऑफ टैक्स वी कैन से स्टैम्प ड्यूटी। टैक्स नहीं है, ड्यूटी है, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी। रोड टैक्स, टोल, ये सारे टैक्सेस हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है, कौन से टैक्सेस अब नहीं रहे, ठीक है, ध्यान देना। कौन से टैक्सेस अब नहीं रहे, विच आर द टैक्सेस आर सबस्यूम्ड इन जीएसटी नाउ, ठीक है। जीएसटी आने के बाद कौन से टैक्सेस जीएसटी में क्लब हो चुके हैं वो ध्यान देते हैं। एक्साइज ड्यूटी, on manufacture of goods has been subsumed in GST. However, on alcoholic liquor for human consumption and petroleum products, इसके ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगेगा, ठीक है। इट मीन्स दिस आर नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी, दिस आर नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी। ओके, मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ ना वो सबस्यूम नहीं हुआ है। ओके, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो सबस्यूम हो चुके हैं, ऐसा समझ के चलना है। ओके, वैल्यू एडेड टैक्स, हैज बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी। अब वैल्यू एडेड टैक्सेस नहीं रहे। सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये भी जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं। क्लियर?
सर्विस टैक्स, दिस इज ऑल्सो सबस्यूम्ड इन जीएसटी। क्लियर? इंपोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटी लगती है, बीसीडी सब्स्यूम नहीं हुई है, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स सब्स्यूम हो चुके हैं। ओके, अब इसमें भी जो प्रोटेक्टिव ड्यूटी है, सेफगार्ड ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, वो सब तो लगेंगी। तो सब्स्यूम कौन सा हुआ है सर? सब्स्यूम हुआ है सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एसएडी, ठीक है, इट इज स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। तो ये दोनों चीजें सब्स्यूम हुई है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, वो तो अभी भी लगी रही है। क्लियर है? सो बेसिकली दिस टू आर सब्स्यूम्ड एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी इज नॉट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। मतलब जो सीवीडी एसीडी है उसके जगह पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। हाउएवर बेसिक कस्टम ड्यूटी के जगह पर बेसिक कस्टम ड्यूटी ही लगेगी, कोई भी चेंज वहां पर नहीं हुआ। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स की अगर हम बात करें, तो जो लोकल अथॉरिटीज टैक्स लगाती है वो अभी भी लगाएंगी। ओके, हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट्स जो टैक्सेस लगाती थी, एंटरटेनमेंट टैक्स, दैट इज सबस्यूम्ड इन जीएसटी। क्लियर है क्या? लोकल अथॉरिटी वाला टैक्सेस अभी भी है। डन। नेक्स्ट, स्टैम्प ड्यूटी, रोड टैक्स, टोल टैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस थ्री आर नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी। ये तीनों जीएसटी में अभी भी सबस्यूम नहीं हुए हैं। क्लियर है क्या? सो इन टोटालिटी इफ वी कैन से, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल बी लेविड, आज भी, ठीक है, आज भी लगेगा। बट एक्साइज ड्यूटी सबस्यूम हो चुका है। ओके, तो एक्साइज ड्यूटी को हम अभी फिलहाल डिस्कशन से बाहर रखते हैं। हम अगर टैक्सेस की बात करें, तो बीसीडी इज नॉट सबस्यूम्ड, एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटी इज नॉट सबस्यूम्ड, रोड टैक्स, टोल टैक्स, टोल टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट सबस्यूम्ड। ओके, तो अगर आपको कोई पूछे कि जीएसटी में क्या चीज एम्बिट में नहीं आया है, तो आपका आंसर होना चाहिए बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटीज, रोड टैक्स, टोल टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी। सो दीज आर फ्यू टैक्सेस विच आर नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी। क्लियर? बाकी सारे टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से प्रोडक्ट्स जीएसटी में नहीं आए, तो आपका आंसर होगा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ हियर टू अंडरस्टैंड, ये कहां पर लिखा हुआ है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लगेगा एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नहीं लगेगा? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी coming from articles of Constitution of India. As per article number 366 12A, which defines GST, ठीक है, ये आर्टिकल जीएसटी को डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ टैक्स ऑन supply of goods or services or both except alcoholic liquor for human consumption. Clear? Goods and services tax is a tax on supply of goods or services or both except alcoholic liquor for human consumption. It is straight away very clear कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हम अगर बात करें तो ये कहाँ से आ रहा है? सो फॉर दिस वी हैव टू गो टू आर्टिकल नंबर 279A5। 279A5 में 5 प्रोडक्ट्स मेंशन किए हुए हैं जिसके ऊपर जीएसटी आज के तारीख पर नहीं लगेगा। ठीक है, इट कैन बी लेविड फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट विच जीएसटी काउंसिल वुड बी नोटिफाइंग। ओके, कौन से 5 प्रोडक्ट्स हैं? तो आंसर इज पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मोटर स्पिरिट एंड एचएसडी। क्लियर? सो इन 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी आज की तारीख पर नहीं लगने वाला। कब से लगेगा? आने वाले टाइम में जब भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। क्लियर है? So now we have completed with the point number 5, I think. क्या हो गया आज स्क्रीन को, पता नहीं। जस्ट अ सेकंड गाइस।
ओके, सो वी हैव नाउ अंडरस्टूड प्री जीएसटी टैक्सेस। जीएसटी के पहले क्या टैक्स थे वो सीख लिया, जीएसटी में कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हो गए वो सीख लिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जीएसटी क्यों आया। ओके, जीएसटी क्यों आया? ऑब्वियसली देयर वुड बी सम शॉर्टकमिंग्स फ्रॉम प्री जीएसटी रेजिम। जीएसटी के पहले जो टैक्सेस थे उसमें कुछ कमियां तो रही होंगी, तब जाकर के जीएसटी का आगमन हुआ है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स बिफोर जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के पहले के जो टैक्सेस थे उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स रही होंगी। सो बेसिकली इफ वी टेल, देयर वर 5 शॉर्टकमिंग्स फ्रॉम कमिंग बिफोर जीएसटी, जो टैक्सेस थे उसमें। द फर्स्ट शॉर्टकमिंग, कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स का लगना, उसको कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि सेल ऑफ गुड्स पर क्या लगेगा? वैट लगेगा या तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा। क्लियर है? हाउएवर इफ आई मैन्युफैक्चर गुड्स एंड देन सेल, तो मैं यहाँ पर दो इवेंट कर रहा हूँ, दो टैक्सेबल इवेंट कर रहा हूँ। कौन से? मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। तो यहाँ पर गवर्नमेंट मुझसे एक्साइज ड्यूटी भी मांगती थी एंड वैट भी मांगती थी। क्लियर है क्या? एक एग्जांपल लेता हूँ, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ मैन्युफैक्चरर हु मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन रुपीज 9,000। ठीक है, 9,000 में उसने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, 1,000 रुपया उसने उसकी प्रॉफिट रखी। ठीक है, टोटल बिकेम 10,000 रुपीज। टोटल इज 10,000। क्लियर? अब यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुए हैं गुड्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे एक्साइज ड्यूटी मांगती है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी फॉर एग्जाम्पल 10%, ये एक्साइज ड्यूटी है। तो टोटल हो गया 11,000। ओके, ये एक्साइज ड्यूटी है। क्लियर? अब ये एक्साइज ड्यूटी तो लग गई है, अभी यहाँ पर और क्या लगने वाला है? वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। कौन से अमाउंट पर लगेगा? आंसर इज 11,000 पर। 11,000 के अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है। अब उसके ऊपर क्या लगने वाला है? वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 5%, देन 550 रुपीज, 550 ना, हाँ, 550 वुड बी वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, सो टोटल वुड बी 11,550। अब यहाँ पर 550 के दो पार्ट है, 10,000 पे 5% एंड 1,000 पे 5%। क्लियर? इट मीन्स वैट is levied on excise as well. So this gave rise to cascading effect. टैक्स के ऊपर टैक्स लगा। क्लियर है? ओके, now one important point which I would like to highlight here is revenues to which government. ठीक है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, यहाँ पर सब गवर्नमेंट को सब रेवेन्यू नहीं मिलता। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को सारा रेवेन्यू नहीं मिलेगा, ना ही सेंट्रल को मिलेगा। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो दोनों आपस में बांटेंगे। क्लियर? टैक्सेस को बांट रहे हैं, रेवेन्यू को नहीं, टैक्सेस को बांट रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी was the revenue for central government. It means excise duty was levied by central government. Okay. However, excise duty on alcoholic liquor for human consumption and petroleum product, this was levied by state governments. Clear? Normally on all other products, normally on all other products, excise duty was levied by whom? Central government. Clear? VAT कौन लगा रहा था? स्टेट गवर्नमेंट। सीएसटी कौन लगा रहा था? स्टेट गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स कौन लगा रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहा था। इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी सेंट्रल। क्लियर है क्या? एंटरटेनमेंट टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट, उसके अंदर भी लोकल बॉडीज है तो लोकल बॉडीज। बाकी स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट, रोड टैक्स स्टेट गवर्नमेंट, टोल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने बाइफरकेट किया कि कौन सा टैक्स किसके पास जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज होगा कि सर ये लिखा कहाँ पर है कि ये टैक्स को ये कलेक्ट करेंगे। सो आंसर इज, इट इज रिटर्न इन 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर 246 के 7th शेड्यूल में लिखा गया है, उसमें 3 लिस्ट दिए, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 इज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 इज स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, उसमें लिखा हुआ है कि कौन से टैक्सेस स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, यूनियन कलेक्ट करेगा, इट इज यूनियन गवर्नमेंट। लिस्ट 2 स्टेट गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस कलेक्ट करेगा वो लिस्ट 2 में लिखा हुआ। लिस्ट 3, कॉन्करेंट लिस्ट, जब दोनों के पास पावर होगी वो कहा गया है लिस्ट 3 में। ओके, सो हियर वी हैव सीन दैट वैट इज लेविड ऑन एक्साइज ऑल्सो। क्लियर? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्रेडिट किसका किसका मिलेगा आगे वाले परचेस को, आगे वाले पर्सन को। ठीक है, सो जो आगे वाला पर्सन है ही इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, और रिटेलर, वॉट एवर द केस में बी। सो ये क्या करने वाला है, ये ट्रेडिंग करने वाला है गुड्स का, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। क्या करेगा? ट्रेडिंग करेगा। तो जब ट्रेडिंग करेगा तब ये क्या लगाने वाला है? वैट लगाएगा। क्लियर? तो जब ये एक्साइज का क्रेडिट लेने जाता है तब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बोलती है कि भाई जब तू गुड्स बेचेगा तब तू स्टेट गवर्नमेंट को अमीर करेगा। बरोबर है? तो भाई तू एक्साइज का क्रेडिट क्यों ले रहा है? सिर्फ और सिर्फ तेरे को वैट का क्रेडिट मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। You will only get the credit of VAT and not excise duty. Why? Because your outward supply will be taxed by state government. So ITC should be given by state government, not by central government. So excise duty, being the revenue of central government, is not allowed as credit to the distributor or the trader. Clear? So here this excise duty will form part of cost of this trader. Okay, तो उसके cost में add हो जाती थी। तो इसके लिए प्राइजेस गुड्स के और बढ़ जाते थे। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, so this is the first shortcoming of pre GST regime taxes. Okay, the second shortcoming we can say classification issues. क्या थे? classification issues. Classification issues means what? पहले के रेजिम में आप लोग टैक्सेस को गुड्स एंड सर्विसेज का जो क्लासिफिकेशन है वो ठीक से नहीं कर पाते थे। जैसे हम अगर रेस्टोरेंट सर्विस की बात करें तो रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो तो आपको गुड्स भी मिलता है एंड सर्विस भी मिलता है। ओके, तो आप इसको क्या कहोगे? क्या गुड्स कहोगे कि सर्विस कहोगे? आपको खाना मिल रहा है, खाना तो गुड्स है। ओके, पर खाना सर्व किया जा रहा है, सो सर्विंग इज अ सर्विस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों आपस में झगड़ते थे। वो बोलते थे कि भाई ये गुड्स है तो वैट लगाओ, वो बोलते थे नहीं सर्विस है, सर्विस टैक्स लगाओ। ओके, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, वैट स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर वो लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि भाई 60% ऑफ द पोर्शन पर सर्विस टैक्स लगाओ, 40% ऑफ द पोर्शन पर वैट लगाओ। क्लियर है? तो इस तरीके से हम आपस में सेटलमेंट करेंगे। सो हियर वी कैन सी दैट वन सप्लाई इज ट्रीटेड एज गुड्स एज वेल एज सर्विस। ठीक है, गुड्स भी माना गया उसको, सर्विस भी माना गया। सेम अप्लाइज फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी सेम प्रोविजन अप्लाई होता था। ठीक है, उसमें क्लासिफाई करते थे पहले ओरिजिनल वर्क्स, रिपेयर मेंटेनेंस वर्क, हम पर 60-40 70-30 ऐसा रेशियो लगता था। ओके, हाउएवर इन जीएसटी देयर इज नो सच क्लासिफिकेशन इशू, देयर इज वन कॉल्ड शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में उन्होंने क्लियरली क्लासिफाई कर दिया कि भाई आपको इसको गुड्स बोलना है कि सर्विस बोलना है। ओके, सो देयर इज नो पॉइंट इन डिबेटिंग इन जीएसटी। डन? ओके, द थर्ड क्लासिफिकेशन इशू कैन बी ऑफ, वी कैन से रेस्टोरेंट हो गया अपना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो अपना सेकंड इशू क्लोज हो गया। अब थर्ड इशू दैट इज शॉर्टकमिंग, थर्ड शॉर्टकमिंग फ्रॉम प्री जीएसटी regime, very important. There were multiple taxable events. There were multiple taxable events. Okay, multiple taxable event का मतलब क्या हुआ? हर टैक्स का लेवी अलग अलग टाइम पर लगने वाला है। जैसे एक्साइज कब लगना है? मैन्युफैक्चरिंग पे। वैट कब लगना है? सेल ऑफ गुड्स पे। सर्विस टैक्स कब लगना है? प्रोविजन ऑफ सर्विस पे। ठीक है, सो हियर देयर आर मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स। ओके, however in GST there is only one single taxable event, that is supply. ठीक है, ये हम अगले चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो टोटल 3 शॉर्टकमिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। फोर्थ शॉर्टकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का प्रिंसिपल अपनाया गया जीएसटी में। उसके पहले क्या था? उसके पहले क्या था? ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। नाउ हियर एट दिस जंक्चर वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द मॉडल ऑफ जीएसटी। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ पहले वो ध्यान दो।
I am explaining you fourth shortcoming. For that, I am explaining you concurrent dual model. Okay, what is the concurrent dual model? Concurrent dual model. Now, GST is based upon the principle of concurrent dual model. What is the meaning of concurrent dual model? Let us understand. Concurrent मतलब साथ में इन द सेंस एक ही ट्रांजैक्शन पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही टैक्स लगाएंगी. ओके, पर ये कब पॉसिबल है? जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है. ओके, whenever the supplier is undertaking intra-state transaction, खुद के स्टेट में बेच रहा है, whenever खुद के स्टेट में बेच रहा है, that is called as intra-state. ओके, इंट्रा-स्टेट ट्रांजैक्शन पर जो भी टैक्सेस लगेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी एंड स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी, दोनों जन लगाएंगे. ओके, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी लगाएगा उसको हम बुलाते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा उसको हम बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. क्लियर है क्या? अब यहाँ पर ना ये सबके अलग अलग होंगे. महाराष्ट्र में एमजीएसटी चलता है, तमिलनाडु में टीएनजीएसटी चलता है, ऐसा सब जगह में अलग अलग होगा. ओके, सो बेसिकली ऑन एन इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन देयर विल बी लेविड टू टैक्सेस साथ में. कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी. क्लियर है? सो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगाना है. अब ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये कहाँ पर लिखा है कि सीजीएसटी भी लगाओ एसजीएसटी भी लगाओ? सो आंसर इज आर्टिकल नंबर 246A क्लॉज 1. 246A क्लॉज 1 इसमें लिखा गया. ओके, अब ये तो बात हो गई विद इन द स्टेट की. अगर हम बात करें इंटर स्टेट की, मतलब मैंने महाराष्ट्र से गुजरात में गुड्स बेचा तो इसको कहते हैं हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन. अब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर क्या लगाना है, क्या लगाना है और कहां पर लिखा हुआ है? आंसर इस कहां पर लिखा हुआ है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ. आर्टिकल नंबर 269A में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉस फॉर इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स. ठीक है, आर्टिकल नंबर 246A(2) में भी ये जिक्र किया हुआ है एंड आर्टिकल 269A स्पेसिफिकली पावर दे देती है. ओके, तो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस would be governed, would be monitored, would be administered by central government. अब यहाँ पर आप ध्यान से कंफ्यूज मत होना, प्लीज ध्यान से सुन लो, कंफ्यूजन नहीं होगा. मैंने ये नहीं कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनेगा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, नहीं, मैंने ये नहीं कहा. मैंने कहा कि मॉनिटर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, मॉनिटर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा और रेवेन्यू डेस्टिनेशन स्टेट को जाएगा. मैं बता रहा हूँ इसके पीछे का लॉजिक एंड सब कुछ. ओके, अब आ जाओ रेट्रो में. रेट्रो में मतलब प्री जीएसटी में. ओके, अब प्री जीएसटी रेजिम का एग्जांपल ले रहा हूँ. पुटिंग एन हेडिंग ओवर हियर, प्री जीएसटी. अब हम बात करने वाले इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की प्री जीएसटी रेजिम में. सपोजिंगली ए इज अ पर्सन लोकेटेड इन महाराष्ट्र, बी इज अ पर्सन लोकेटेड इन गुजरात. ओके, ए ने बी को गुड्स बेचा 10,000 का. 1,000 is the tax amount. Clear? Total becomes 11,000. How much B will be paying to A? Can I say 11,000? Yes, sir. 11,000. Okay. तो सर यहाँ पे सुनना, 11,000 मैंने, दैट इज बी ने ए को पे किया, गुजरात में पेमेंट हुई. ठीक है, मतलब गुजरात वाले ने पेमेंट की ए को. डन. अब यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट क्या बोलती है? सिंस मिस्टर बी इज द कंज्यूमर ऑफ गुजरात, दिस 1,000 रेवेन्यू शुड बिलोंग टू गुजरात. आई एम पुटिंग फोर्थ द आर्ग्यूमेंट ऑफ गुजरात. ठीक है, आई एम पुटिंग फॉरवर्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट. गुजरात गवर्नमेंट ने क्या बोला? बी मेरे स्टेट का रिसिपिएंट है, मेरे स्टेट का कंज्यूमर है, तो भाई ये टैक्सेस मुझे दो. ओके, तो ए ने कहा ओके सर मैं देना चाहता हूँ, कैसे दूँ? तो गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि भाई यहाँ पर आओ, रजिस्ट्रेशन करो, आओ पधारो गुजरात में. ओके, टेक रजिस्ट्रेशन, पे टैक्सेस, फाइल रिटर्न, ऑडिट करवाओ एंड देन आप लोग जा सकते हो वापस.
तो ए डर गया यहाँ पर, ए बोलता है कि अरे 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 क्या कर रहे हो सर, मार डालोगे क्या? अगर ऐसा हुआ तो मैं जितने भी स्टेट्स में सेल करता हूँ सब जगह पे मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब रिसिपेंट की गवर्नमेंट मांगेगी ना जीएसटी। तो हर जगह पर क्या मैं जाके रजिस्ट्रेशन लूँ, रिटर्न फाइल करूँ, ऑडिट कराऊँ, टैक्स का पेमेंट करूँ? तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। सो इन प्री जीएसटी व्हाट वी डिड वाज 1000 जो था, इस गुजरात गवर्नमेंट ने बोला यार बरोबर है आपकी बात, क्या पॉसिबल ही नहीं है। सो हियर दिस 1000 रेवेन्यू बिलोंग टू ए, दैट इज ओरिजिन स्टेट। ठीक है, 1000 का रेवेन्यू ए का चला गया, ए के पास चला गया। ओरिजिन बेस्ड, ओरिजिन बेस्ड स्टेट। अरे महाराष्ट्र का रेवेन्यू हो गया, पर होना किसका चाहिए था लॉजिकली? गुजरात का। ठीक है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र का रेवेन्यू हो गया क्योंकि इट देयर वाज नो मैकेनिज्म फॉर ए टू पे टू गुजरात गवर्नमेंट एक्सेप्ट टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन गुजरात। ठीक है, उसके अलावा कोई चारा नहीं था, पर वो पॉसिबल नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था, तो उसको हमने साइड पर कर दिया। नाउ वी आर कमिंग टू जीएसटी रेजिम। अब जीएसटी रेजिम में हम आ चुके हैं। अब जीएसटी में अगर क्या होगा, ए ने अगर बी को गुड्स बेचा महाराष्ट्र से गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र से गुजरात, अब यहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, दिस शॉर्ट कमिंग ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन इज ओवरकम बाय जीएसटी। लेट अस नो हाउ। इफ ए इज सेलिंग टू बी, ओके, यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं है। यहां पर क्या लगेगा? आईजीएसटी लगने वाला है। क्या लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म हुआ इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो आईजीएसटी लगेगा। सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, 10,000 प्लस 1000। ओके, अब ए ने क्या लगाया यहाँ पर? आईजीएसटी लगाया। ए ने यहाँ पर लगाया है आईजीएसटी। ओके, 1000 रुपीज, 10,000 प्लस 1000, 1000 इज आईजीएसटी। क्लियर है क्या? 1000 इज आईजीएसटी। अब यहाँ पर 1000 जो आईजीएसटी है वो ए ने कलेक्ट किया बी से। ए विल बी पेइंग दिस 1000 आईजीएसटी टू टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ए किसको पे करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्क्रीन थोड़ा हैंग हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर जो बी है, बी ने इसको पे किया आईजीएसटी, ये गवर्नमेंट को पे करेगा आईजीएसटी। क्लियर है? ए विल बी पेइंग टू विच गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईजीएसटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। क्लियर है? ओके, अब महाराष्ट्र में ये पे हुआ है, तो इसको हम लीगल लैंग्वेज में कहें तो क्या कहेंगे? आईजीएसटी पेएबल एट महाराष्ट्र। आईजीएसटी पेएबल एट महाराष्ट्र मींस व्हाट? आईजीएसटी का पेमेंट हुआ महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से। क्लियर? अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1000 रुपए आ गए। ओके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया? गुजरात वाले से लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पूरा दे दिया। ओके, अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? यहाँ पर 50% ऑफ दिस कलेक्टेड रेवेन्यू इट गिव्स और अपॉर्शंस और पेस टू गुजरात गवर्नमेंट। यहाँ पे हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे? ए को, दैट इज महाराष्ट्र वाले पर्सन को, गुजरात में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा क्या? नहीं, फिर भी गुजरात गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल गया। क्लियर है क्या? समझ में आया? सो गुजरात इज पॉपुलरली कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट। अभी हमने प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं समझेगा, बट इसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई के नाम से आगे जानेंगे। क्लियर है? सो हियर दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। डन। जो सीजीएसटी एसजीएसटी था इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पर, CGST would go to central government's account, SGST would go to respective state government's account. I hope this is clear. Okay.
सो टेल मी वन थिंग, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन पर क्या लगेगा? CGST SGST, इंटरस्टेट पर लगेगा IGST, but IGST collected by central government would be apportioned to place of supply state. Then so this shortcoming is overcome by GST model. चार shortcoming देखा here: cascading effect, classification issues, multiple taxable event, origin based taxation. Point number 5, the shortcoming क्या है? मल्टीपल टैक्स लॉस। ओके, जीएसटी के पहले वैट में हर स्टेट का वैट अलग अलग होता था, ठीक है, अलग अलग भी होता था एंड अंदर से भी अलग होता था। नाम तो अलग होता ही था, बट अंदर के प्रोविजन भी पूरे पूरे अलग होते थे। ओके, हाउएवर इन जीएसटी नाम तो अलग है, महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, ऐसे अलग अलग एसजीएसटी के नाम है। हाउएवर अंदर का जो कंटेंट है वो सबका सेम है। तो हियर इट इज कॉल्ड एज यूनिफाइड लॉ, ठीक है, पूरा का पूरा नेशन एक लॉ में समा गया है, वन नेशन वन टैक्स। क्लियर? सो हियर वी हैव completed shortcomings from pre GST regime. आगे का एकदम फटाफट हो जाएगा, ठीक है, दिस was only the time consuming part, आगे का एकदम फटाफट हो जाएगा। shortcomings क्लियर है? ओके, हाउ जीएसटी overcomes, point number 7 also we have completed. destination based taxation we have completed. ओके, जीएसटी को क्या नाम दिया? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि जीएसटी में रेवेन्यू किसको जा रहा है? डेस्टिनेशन स्टेट को, दैट इज गुजरात को गया ना, उसी तरीके से जीएसटी मॉडल वी हैव डन। ओके, जीएसटी मॉडल क्या था? कॉन्कर एंड डुअल मॉडल, ठीक है ना। On an intrastate transaction, central government and state government both will levy GST together. Article 246A is the new article inserted by wide Constitutional Provisions Act. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल को जो भी एक्ट था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके थ्रू ये सारे प्रोविजंस इंसर्ट हुए थे। क्लियर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गवर्निंग जीएसटी। सो बेसिकली काफी सारे प्रोविजंस है, ठीक है, जीएसटी में जो चेंजेस हुए, जीएसटी आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे चेंजेस हुए, but importantly we are going to discuss only three. The first one, article number 246A, which I have already discussed. Article 246A clause 1, इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन पर सेंट्रल एंड स्टेट इन दोनों के पास पावर होगा लॉ बनाने का। लॉ बनाने का पावर मतलब टैक्स लगाने का पावर। क्लियर है? ओके, आर्टिकल नंबर 269, 269A, ठीक है, 269 नहीं, 269A, 269A स्टेट्स दैट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर पार्लियामेंट विल मेक लॉ। ओके, सो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो लॉ है वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। क्लियर है? इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स का जो लॉ है वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। अकॉर्डिंगली आईजीएसटी एक्ट इज फॉर्म्ड, इज मेड बाय पार्लियामेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 286, आर्टिकल नंबर 286 क्या कहते हैं? स्टेट को स्टेट को अपने स्टेट के बाहर कोई पावर नहीं है टैक्स लगाने की, ना ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट्स टू इम्पोज टैक्स इज governed by article number 286. Clear है? One more article, article number 265. Article number 265 states that, article number 265 states that any tax should be collected in accordance with law. ठीक है, मतलब आपको अगर टैक्स कलेक्ट करना है, दैट इज गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है, तो उसको कैसे करना पड़ेगा? लॉ बनाकर ही कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली अगर इनकम टैक्स कलेक्ट करना है तो क्या बनाना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट। जीएसटी कलेक्ट करना है, जीएसटी एक्ट बनानी पड़ेगी। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये सारे एक्ट बनाए गए हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 366(12)A, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जीएसटी का डेफिनेशन। ओके, क्या डेफिनेशन था? बोलो तो। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ टैक्स ऑन supply of goods or services or both except alcoholic liquor for human consumption. Then ये वाला था डेफिनेशन जो क्या कहाँ पर दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 366(12)A में। ओके, देन नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू सी रोल आउट ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी आया कब से, कैसे आया? ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी कानून पास करने के पहले आपको बिल बनाना पड़ता है। ठीक है, बिल मतलब वो ड्राफ्ट होता है, दैट ड्राफ्ट व्हेन
passed by Lok Sabha and Rajya Sabha and given precedent accent, it is converted into act. क्लियर है? तो यहाँ पर जो जीएसटी का बिल था वो 19 दिसंबर 2014 को पास किया गया, मतलब पेश किया गया, पास नहीं पेश किया गया, ओके। 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा passed that bill on 6th May 2015, okay, 6th May 2015. Rajya Sabha passed that bill on 3rd August 2016, क्लियर। एंड प्रेसिडेंट का एक्सेंट कब मिला? एक्सेंट मतलब उसका हाँ भरी, प्रेसिडेंट ने हाँ भरी, ओके, ऑन 12th अप्रैल 2017। तो अगर आप सीजीएसटी एक्ट ओपन करोगे तो आपको डेट वहां पर 12th अप्रैल मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ने जो दिन उसका असेंट दिया, दैट डे वुड बी कॉल्ड एज एक्ट फॉर्म हुआ, क्लियर। एंड रोल आउट ऑफ जीएसटी वाज फ्रॉम 1st जुलाई 2017, क्लियर है। तो दिस आर द बेसिक डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स टू बी रिमेंबर, ठीक है। ये सारे डेट्स आपको याद रखना है। क्या क्या डेट? 19 दिसंबर, 6 मई, 3 अगस्त, 12 अप्रैल एंड 1 जुलाई, अलग अलग साल के हैं, ओके। बिल पेश किया, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया एंड रोल आउट ऑफ जीएसटी। दिस 5 डेट्स यू हैव टू रिमेंबर, ओके। नेक्स्ट वी आर लर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इन जीएसटी, इन इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिकली सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स में ये मैकेनिज्म है। सो इनडायरेक्ट टैक्स इज गवर्न्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, उसके बाद आपको देखने मिलेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। क्या देखने मिलेगा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखने मिलेगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके नीचे आएगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके बाद आएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, दैट इज कॉल्ड एज सीबीआईसी, ओके। नेक्स्ट इज रीजन्स, जोन्स, देन कमिश्नरेट्स, देन डिवीजन, ठीक है। रीजन, जोन, कमिश्नरेट, डिवीजन, इसमें डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक ही बंदा सब काम नहीं कर सकता है, तो उसको कैसे किया? डिवाइड किया। डिवाइड किस बेसिस पे किया? रीजन, रीजन के बाद अंदर रीजन में जोन, जोन के अंदर कमिश्नरेट बनाए अलग अलग, कमिश्नरेट के अंदर अंदर डिविजन्स बनाए, ओके। सो इन दिस फैशन, हेलो हेलो, जीएसटी में जो भी चेंजेस करना है, जो भी अमेंडमेंट्स करनी है, वो सारी जो करने की पावर है वो किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट डू इट ऑन हिज ओन। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? रिकमेंडेशंस लेगा। किसका? किसका रिकमेंडेशन लेगा? जीएसटी काउंसिल का, ओके, क्लियर है। जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन लेगा। डन। सो जीएसटी काउंसिल इज अ कमिटी ऑफ मेंबर्स which is formed to advise government to take a decision on certain matters such as इसके ऊपर टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना, इस पे एग्जेम्पशन देना है कि नहीं देना, ठीक है। वी हैव टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट टू फाइल रिटर्न। तो ये सारी जो चीजें है वो कौन करता है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल गिव्स इट्स एडवाइजेस टू गवर्नमेंट एंड देन गवर्नमेंट विल issue a notification in official gazette and then that will become a law, clear? So how do GST Council take decision and how much members are there? Let us understand this through an example. It will make it very clear. Now in GST Council, there are 33 members. There are 33 members. Okay. Now in these 33 members, two belongs to central government, 31 belongs to state, union territory, सबके मिला के 31 है, ठीक है। State and union territory. The first and foremost thing which we have to understand and remember is quorum for the meeting of GST Council. क्या कहा मैंने? Quorum.
भाई जब कोरम होगा, कोरम मतलब मिनिमम प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स विच विल मेक मीटिंग अ वैलिड मीटिंग। ओके, मीटिंग को वैलिड बनाना है अगर, तो कुछ मेंबर्स का होना जरूरी है, ठीक है। सो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच इज रिक्वायर्ड मेक द मीटिंग वैलिड इज कॉल्ड एज कोरम, ठीक है। तो कोरम इज 50%। मतलब अगर मैं कहूँ 33 मेंबर्स है, तो 33 इंटू 50%, दैट इज 16 पॉइंट समथिंग, दैट इज टू 17 मेंबर्स। सो एटलीस्ट 17 मेंबर्स शुड बी अवेलेबल फॉर मीटिंग, ठीक है। सब लोग नहीं आएंगे तो चलेगा, 17 तो आने ही चाहिए। ओके, नाउ वोटिंग चालू हो गई। अब वोटिंग में कैसे मेजोरिटी कंसिडर करना, सुनना ध्यान से। इफ आई से सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट, सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट्स 1/3 शुड बी इन फेवर, 1/3 शुड बी इन फेवर ऑफ डिसीजन। ओके, ये तो जो दो मेंबर्स है उसमें से एक कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। एंड दूसरा इज अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। स्टेट मिनिस्टर होता है ये, इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू। बट इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, स्टेट मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू। इसको परफेक्ट टर्म्स में अगर हम देखें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू। ओके, अब अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट्स की बात करें तो 1/3 मिलना चाहिए, 1/3 शुड बी इन फेवर ऑफ डिसीजन, ठीक है। 1/3 मतलब यहाँ पर 2 × 1/3 करोगे तो कितना आएगा, 0.66। इट मीन्स एक जन ने तो मिनिमम हाँ बोलना चाहिए, 1 पर्सन शुड टेल यस। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की वोट की बात करूँ तो 2/3 शुड बी इन फेवर ऑफ डिसीजन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ कि सब लोग आए हैं, ठीक है, सब लोग आए हैं, इसीलिए 2/3 इंटू 31 करेंगे हम, क्या करेंगे, 31, क्योंकि स्टेट के कितने मेंबर्स है, 31 ना, तो 2/3 इंटू 31, हाउ मच इट इज, कैलकुलेट कर लो। आ रहा है 2/3 21 आ रहा है तुम लोग को, 21। ओके, 21 मेंबर्स, अगर सारे के सारे लोग प्रेजेंट हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इफ ऑल मेंबर्स आर प्रेजेंट, देन दिस स्टेट मेंबर्स शुड गिव एटलीस्ट 21, एटलीस्ट है, ये एटलीस्ट है, दिस इज एटलीस्ट, इतना मिनिमम है। तो भाई कितना होना चाहिए, नाउ वन मोर कंडीशन इज देयर, वन मोर कंडीशन इज देयर, टोटल ऑफ, टोटल ऑफ सीजी प्लस एसजी, दोनों का वोट अगर मिलाएंगे तो 3/4 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दोनों का अगर वोटिंग्स मिलाया गया तो 3/4 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर कहूँ 1 + 21, 22 मेंबर्स ने हाँ बोला आउट ऑफ 33 मेंबर्स, सो हाउ मच इट इज, कैन आई से 66%, यस 66% है ये। ओके, सो इट मीन्स दिस डिसीजन इज इनवैलिड। क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों ने इंडिविजुअली तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन टोटलिटी में हार गए। ओके, सो टोटलिटी में यहाँ पर 75% होना चाहिए, तो ही ये वैलिड होगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इट इज टू मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कोरम है, ये 50% किसका होना चाहिए, दिस कोरम शुड बी 50% ऑफ वॉट, 50% ऑफ, 50% ऑफ टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबर्स, ठीक है। टोटल मेंबर्स का 50% होना चाहिए, क्लियर है। मतलब अगर पूरे काउंसिल में 33 मेंबर्स हैं तो 33 का 50%, ओके, क्लियर है। देन जो नीचे के तीन है, जो ये तीन है, ये तीन 1/3 2/3 एंड 3/4, ये किसके हैं, दिस आर द 1/3 2/3 एंड 3/4 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है।
तो अगर आपको कोई भी डिसीजन पास करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का वोटिंग होना चाहिए 1/3, स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 एंड दोनों का मिला के 3/4 से ज्यादा। ठीक है, इतने अगर वोट्स हो जाते हैं देन दैट डिसीजन कैन बी टेकन। क्लियर? दिस इज ऑल विथ GST and introduction and its constitution provision. I hope you guys like this topic. If you like it, please do not forget to share it. Okay, thank you so much. Do subscribe to my channel. Okay, thank you very much. Bye bye.